स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, कल हमारा गुलाम वंश पूरा हो गया था। गुलाम वंश के बारे में मैंने आपको पूरी बातें बता दी। आप एक लाइन याद कर लेना बलबन के बारे में। उसके बाद फिर अपन अगला वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश। दोस्तों, बात क्या होगी बलबन के बारे में, किसके दरबार में एक विद्वान अमीर हसन देवली रहा करते थे। बलबन के दरबार में एक विद्वान अमीर हसन देवली रहा करते थे। इस विद्वान को भारत का शेख सादी के नाम से जाना जाता है। इस विद्वान को भारत का शेख सादी के नाम से जाना जाता है। तो सिर्फ यही एक लाइन थी जो आपको लिखानी थी। अब बात करते हैं आगे खिलजी वंश के बारे में। दोस्तों, अक्सर एग्जामों में खिलजी वंश से संबंधित अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए तथा आपके आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए ये वीडियो तैयार की जा रही है। तो दोस्तों, खिलजी वंश कहते हैं कि खिलजी वंश का जो संस्थापक, चलो ये तो बात की बात है, सबसे पहले खिलजियों के बारे में बताता हूं कि खिलजी कौन थे, क्या थे और किस प्रकार से थे। कहते हैं कि अफगानिस्तान में एक नदी है हेमलंग नदी, हेलमंद नदी है, हेलमंद। क्या अफगानिस्तान में एक नदी आती है हेलमंद नदी, और इसी नदी के आसपास का क्षेत्र कि अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के आसपास का क्षेत्र किस प्रदेश के नाम से जाना जाता था? वो कौन सा था आपका? खिलजी प्रदेश के नाम से। दोस्तों, ये जो खिलजी शासक थे ये कन्वर्टेड मुसलमान थे। कन्वर्टेड मुसलमान का मतलब होता है कि ये आरंभ में कोई और थे, जबकि इन्होंने तुर्की मुसलमान इस नाम को ग्रहण किया था। यानी आरंभ में कोई और थे, लेकिन बाद में ये तुर्की मुसलमान बने थे। ये ओरिजिनल तुर्की मुसलमान नहीं थे। इसलिए आप ध्यान रखोगे कि अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के आसपास का क्षेत्र, अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के आसपास का क्षेत्र खिलजी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तथा एक विद्वान हुए प्रोफेसर रेवल्टी। क्या नाम था विद्वान का? प्रोफेसर रेवल्टी। और प्रोफेसर रेवल्टी ने इस खिलजियों की 64, कहते हैं कि खिलजियों को तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक बताया था। तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक बताया था। यानी ये पूर्ण रूप से तुर्की मुसलमान नहीं थे, कन्वर्टेड मुसलमान थे। इसलिए प्रोफेसर रेवल्टी ने कहा था कि ये तुर्की मुसलमानों की
64 शाखाओं में से एक थे। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के आसपास का क्षेत्र खिलजी प्रदेश कहलाया और ये खिलजी कन्वर्टेड मुसलमान थे। प्रोफेसर रेवल्टी इन खिलजियों को तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक बताता है। प्रोफेसर रेवल्टी, तो किसने कहा था भाई तुर्कों को, सॉरी खिलजियों को तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक? प्रोफेसर रेवल्टी ने। अब बात करते हैं इस खिलजी वंश के बारे में। कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी नामक एक व्यक्ति, यानी जेके बोले तो शॉर्ट फॉर्म में जेके लिखूंगा, आप समझ जाना दोस्तों, जेके यानी जलालुद्दीन खिलजी। कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी नामक एक व्यक्ति गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दोस्तों कहते हैं कि ये जो खिलजी वंश था ये इस दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। ये जो खिलजी वंश था ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। अब बात करते हैं इस जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके जेके शासक बनता है कहां का? दिल्ली का। और स्थापना करता है कौन से वंश की? खिलजी वंश की। तो 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। तब की जाती है 1290 ईस्वी में की जाती है। और ये खिलजी वंश कब तक रहता है? 1320 तक। यानी 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने करी और कब तक रहा था ये वंश? 1320 ईस्वी तक रहा था। अब बात करते हैं इस जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसने जो अपना राज्याभिषेक करवाया वो किलो खड़ी के महल में करवाया, जो दिल्ली से लगभग 3 या 4 कोस की दूरी पे था। इसने जो अपना राज्याभिषेक करवाया वो किलो खड़ी के महल में करवाया था। देखो दोस्तों, इसने अपना राज्याभिषेक बलबन के महल में नहीं करवाया था। बलबन का लाल महल है दिल्ली में, इसको बलबन का लाल किला भी कहते हैं। इसने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में नहीं करवाया। इसका सबसे बड़ा कारण, दोस्तों जब बलबन राज्य किया करता था तब यह जलालुद्दीन खिलजी भी बलबन के दरबार में था, अर्थात उसी के दरबार में एक पद पर था। तो जिस प्रकार से बलबन राज्य किया करता था उसकी राज्य नीति को देखकर ये खिलजी बहुत ज्यादा डरा करता था। कहते हैं कि कुछ बातें बताई जाती है कि ये बलबन के राज्य महल से राज्य नहीं किया करता था, ना ही ये उस गद्दी पर बैठा कभी जिस गद्दी पर बलबन बैठा करता था। ये जब कभी भी, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ जलालुद्दीन के बारे में, राजा बनने के बाद, कि जलालुद्दीन जब दिल्ली का शासक बन गया, जब कभी भी यह बलबन वाली गद्दी के सामने जाकर खड़ा होता रोने लग जाता था, क्योंकि उस गद्दी पर उसने बलबन को बैठे हुए देखा था। तो बलबन जिस प्रकार से राज्य किया करता था उसकी राज्य नीति को देखकर ये जलालुद्दीन खिलजी बहुत डरा करता था। इसलिए कहा जाता है
किसने लगभग दिल्ली पर, आपके जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर लगभग 6 साल राज्य किया, लेकिन ये कभी भी इस बलबन की लाल महल से राज्य नहीं कर पाया। क्यों? क्यों? इसका सबसे बड़ा इसका डर था, क्योंकि यह बलबन की भांति क्रूर नहीं बनना चाहता था और क्रूर बन भी नहीं सकता था। तुर्की मुसलमान था नहीं, दिल्ली में तुर्की मुसलमानों का राज्य चला आ रहा था पिछले 90 सालों से। ये जलालुद्दीन खिलजी अगर कहीं भी गलती से भी कोई चूक करता तो ये तुर्की मुसलमान इसके इस राजवंश को उखाड़ फेंकते। इसलिए इसने कभी भी इस बलबन के लाल महल से राज्य नहीं किया। एक एक करेगा, एक एक करेगा, लेकिन उसकी अपनी नीतियां होंगी, वो चालाकी करेगा, तब जाकर वो बलबन के राज्य महल से राज्य किया करेगा अलाउद्दीन खिलजी। जेके नहीं कर पाया। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से जेके ने जो अपना राज्याभिषेक करवाया वो किलो खरी के महल में करवाया और कहते हैं कि इसी को अपनी राजधानी बनाई थी, किलो खरी को। और जेके ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, जेके ने वो इसी किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई थी। इस जेके ने जो उपाधि धारण करी थी, इस जेके के पास 2 उपाधियां थी। कितनी थी? 2। इस जेके के पास कितनी उपाधियां थी? 2 उपाधियां थी, जिसमें पहले का नाम था इब्ने शरीफ। पहले का क्या नाम था? इब्ने शरीफ। और दूसरे का नाम था शाइस्ता खां। दूसरे का क्या नाम था? शाइस्ता खां। ये 2 उपाधियां धारण की जाती है इस जेके के द्वारा। तो जेके की कितनी उपाधियां? 2। कितनी? 2। पहली इब्ने सईफ, पहली कौन सी? इब्ने सईफ। और दूसरी कौन सी? शाइस्ता खां। कहते हैं कि जेके का जो राजत्व था, यानी जेके ने जो राजत्व अपनाया था वह उदार व दानशील का अपनाया था, यानी उदार व निरंकुशवाद का अपनाया था। उदार व निरंकुशवाद का अपनाया था। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं। एक बहुत ही लिबरल राजा था, यानी उदार व दानशील प्रवृत्ति का था। एग्जाम्पल कैसे? अगर किसी व्यक्ति ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया तो यह उस व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं देता था, यानी या तो उसे क्षमा कर देता या फिर उससे थोड़ा सा जुर्माना वसूल के उसे छोड़ देता। तो इस प्रकार से राज्य किया करता था ये आपका जलालुद्दीन खिलजी। कहते हैं कि जब आपका खुसरो राज्य किया करता था गुलाम वंश में, जब गुलाम वंश में खुसरो राज्य किया करता था, तब ये जलालुद्दीन खिलजी सरे जानदार के पद पर कार्यरत था। सरे जानदार के पद पर कार्यरत था, यानी खुसरो के दरबार में इसे कौन सा पद प्राप्त था? खिलजी को, जेके को सरे जानदार का पद प्राप्त था। और इस जेके का सेनापति था इसका भतीजा व इसका दामाद, जिसका क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। इस जेके का सेनापति कौन था? एके, यानी अलाउद्दीन खिलजी। कहते हैं कि इस एके ने आक्रमण किया था जेके के कहने पर, जेके के कहने पर, हाँ, जेके के कहने पर इस एके ने 1292 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया था। इस जेके के कहने पर एके ने 1292 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया था। और मालवा पे भी किस प्रदेश पर आक्रमण किया था? भीलसा पर आक्रमण किया था। मालवा में भी कहां आक्रमण किया था? भीलसा पर आक्रमण किया था। अब कहानी सुनना दोस्तों। इस आक्रमण में
कहते हैं कि विजय जो होती है वो एक एक ही होती है, और एक एक को इतनी अथाह धन संपत्ति मिलती है, इतनी भयंकर संपत्ति मिलती है कि वह इस संपत्ति को लूटकर किसके पास भिजवा देता है, जेके के पास भिजवा देता है। इस संपत्ति को लूटकर किसके पास भिजवा देता है, जेके के पास भिजवा देता है। कहते हैं कि यहां इसी अभियान में इसे दक्षिण के भारत के बारे में पता चला एके को, कि दक्षिण भारत में अथाह धन संपत्ति है। जब एके इस भीलसा पर आक्रमण के लिए आया था मालवा में, तभी एके को पता चला था कि दक्षिण भारत एक अथाह धन संपत्ति का खजाना है, तो वहां आक्रमण करो और जितना मर्जी हो उतना मर्जी धन प्राप्त करो। कहते हैं कि यही भीलसा से रवाना होता है ये दक्षिण की तरफ, दोबारा दिल्ली नहीं आया मालवा से, यही मालवा से रवाना हुआ किसकी तरफ, दक्षिण की तरफ। अब सुनना दोस्तों अच्छी तरह से, और दक्षिण की ओर रवाना हुआ और आक्रमण करता है किसके ऊपर, देवगिरी, जिसको आप वर्तमान में क्या बोलते हो, दौलताबाद। यानी मालवा आक्रमण के समय इसने दक्षिण के बारे में सुना, और इसी दक्षिण की धन संपदा को लूटने के लिए, इसी दक्षिण की धन संपदा को लूटने के लिए ये अलाउद्दीन खिलजी इसी भीलसा से रवाना हो गया। कहा, देवगिरी, बोले तो दक्षिण भारत की ओर। इस भीलसा से, इस देवगिरी के मध्य में यह जिन जिन स्थानों से होकर गुजरा, इस भीलसा से लेकर इस देवगिरी तक यह जिन जिन स्थानों से होकर गुजरा, उन स्थानों पर ये एक सिर्फ एक ही बात बोलकर गया, यानी एक ही बात बोलकर चलता गया कि वह दिल्ली से भागा हुआ एक शरणार्थी है और दक्षिण यानी तेलंगाना के आसपास क्षेत्र में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जा रहा है। इस एके ने किसी को भी एहसास नहीं होने दिया कि यह दक्षिण पर आक्रमण के लिए जा रहा है। यह रास्ते में सिर्फ यही कहता चलता गया कि दिल्ली से शरणार्थी है, यानी दिल्ली से शरणार्थी के रूप में आया है और दक्षिण भारत में शरणार्थ के लिए जा रहा है, यानी दक्षिण भारत में रहने के लिए जा रहा है। लेकिन जैसे ही देवगिरी पहुंचा, इसने देवगिरी के किले को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय इस देवगिरी पर राज्य होता था यादव वंश का। ये लगभग आपको मैं 1292-93 की बात बता रहा हूं। उस समय आक्रमण हुआ करता था, इस देवगिरी पर किसका, यादव वंश का। और उस समय जो यादव वंश के राजा थे उनका नाम था रामचंद्र देव, और इनका जो पुत्र था उनका नाम था शंकर देव। सुनना दोस्तों, कहते हैं कि देवगिरी पहुंचा एके, इस देवगिरी के किले को घेर लेता है। उस समय देवगिरी में जो वंश राज्य किया करता था, उस समय देवगिरी में जो वंश राज्य किया करता था, उस वंश का क्या नाम था, यादव वंश। और उस यादव वंश के राजा कौन थे, रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव का पुत्र कौन था, शंकर देव। शंकर देव दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। शंकर देव दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। तो कहते हैं कि इस बात का फायदा उठाकर इस एके ने इस देवगिरी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जब इस बात का पता इस शंकर देव को लगा, तो अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर ये शंकर देव अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर दोबारा कहां गया, देवगिरी।
लेकिन जैसे ही शंकरदेव देवगिरी पहुंचा, इसने एक डिंग मारी एके ने, यानी एक बात कही कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी सेना है, मतलब जोर से चिल्लाकर एक डींग मारी इस शंकरदेव को सुनाकर कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी सेना है, और वास्तव में छोटी सी सेना थी जब ये भीलसा से चला था इस देवगिरी पर आक्रमण के लिए। एके कि वास्तव में एक छोटी सी ही सेना थी एके के पास जब वह भीलसा से देवगिरी पर आक्रमण के लिए चला था। तो इसने डींग मारकर कहा कि ये तो एक छोटी सी सेना है, मेरी 20,000 की सेना दिल्ली से रवाना हो चुकी है। कहते हैं कि युद्ध में शंकरदेव जीत रहा था, लेकिन इस देवगिरी के किले में एक सैन्य टुकड़ी थी। जब एके ने इस देवगिरी को जीत लिया था तो एक सैनिक टुकड़ी को इस देवगिरी के किले में छोड़ दिया था। अचानक से यह सैनिक टुकड़ी इस युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाती है। शंकरदेव ने सोचा ये वही सेना है जिसका जिक्र अभी अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था। घबरा जाता है और मैदान छोड़कर भाग गया। अधिकार कर लिया एके ने किस पर? देवगिरी पर। इतनी भयंकर धन संपदा लूटता है, इतनी भयंकर धन संपदा लूटता है, और इस धन संपदा को लूटकर दिल्ली नहीं आया। इस धन संपदा को लूटकर कौन? एके दिल्ली नहीं आया, जबकि कहां पहुंचा? कड़ा, इलाहाबाद, जहां का यह सूबेदार था। कौन? एके। यानी जेके ने एके को सूबेदार कहां का बनाया था? कड़ा, मानिकपुर, बोले तो इलाहाबाद का। तो देवगिरी से धन संपदा लूटकर ये एके दिल्ली ने आकर कहां पहुंच गया? कड़ा, इलाहाबाद पहुंच गया। और कहते हैं कि इस एके का भाई था एक अलमास बेग। इस एके का भाई था जिसका नाम था अलमास बेग। इस अलमास बेग से कहा कि तू जा और जेके के बोल कि मैं यानी अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को लूटकर अथाह धन संपत्ति लेके आया है, और वह इस कड़ा इलाहाबाद में इस संपत्ति को लौटाना चाहता है। यानी एके ने इस जेके को मारने का प्लान बनाया, सीधे शब्दों में कहूं तो एके ने जैसा कहा अलमास बेग ने वैसा ही किया, यानी इसके भाई ने वैसा ही किया। अलमास बेग पहुंचा जेके के पास और जेके से कहता है कि एके बिना कहे दक्षिण भारत को जीतकर आपके बिगर कहे दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। यानी आपसे बिगर पूछे एके ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और वहां से अथाह धन संपत्ति लूटकर लेकर आया है, और वह इस संपत्ति को आपको लौटाना चाहता है। ऐसा अलमास बेग किससे कहता है? जेके से। जेके खुश होता है। जेके खुश इस वजह से हुआ था क्योंकि जो मालवा में धन संपदा मिली थी उससे भी ज्यादा धन संपदा थी ये। कहते हैं कि एक छोटी सी सेना लेकर ये जेके और अलमास बेग इस कड़ा इलाहाबाद के लिए निकलते हैं, लेकिन जैसे ही गंगा नदी आती है अलमास बेग ने कहा कि आप सैनिक टुकड़ी को यहीं रहने दीजिए और मेरे साथ गंगा पार करिए। कहते हैं कि जेके इस अलमास बेग के साथ इस गंगा नदी को अकेले पार करता है और कहां पहुंच जाता है? इसके साथ कड़ा इलाहाबाद पहुंच जाता है। वहां कहते हैं कि इस जेके के वहां कहते हैं कड़ा इलाहाबाद पहुंचता है जेके, और वहां अब देखिए इस कड़ा इलाहाबाद में इस जेके की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। एक बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि जेके की हत्या तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी, लेकिन वास्तव में करी किसने थी?
एक एक दो सेनापति थे। इस अलाउद्दीन खिलजी के पास भी दो सेनापति थे, जिसमें पहले का जो नाम था उसका नाम था मोहम्मद सतीम। पहले का क्या नाम था? मोहम्मद सतीम। और दूसरे का नाम था इख्तियार रुकनुद्दीन। इख्तियार रुकनुद्दीन। पहले का तो क्या नाम था? मोहम्मद सतीम। और दूसरे का क्या नाम था? इख्तियार रुकनुद्दीन। इन दोनों ने ही इस एके के कहने पर इस जेके की हत्या करी थी। ठीक है दोस्तों, तो जब जेके कला इलाहाबाद पहुंचा था, तब इस एके के कहने पर ही इन दोनों ने, यानी मोहम्मद सतीम ने और इख्तियार रुकनुद्दीन ने किसकी हत्या करी थी? आपके जलालुद्दीन की हत्या करी थी। कहते हैं कि जलालुद्दीन का सिर काटकर, एके ने जलालुद्दीन का सिर काटकर उसे भाले की नोक पर रखकर पूरे इलाहाबाद में घुमाया, पूरे अवध में घुमाया, और उसके बाद उसके सिर को लेकर कहां पहुंचा था? दिल्ली। उसी भाले में टंगे हुए सिर को लेकर कहां पहुंचा था? दिल्ली पहुंचा था। कहते हैं कि जेके की मृत्यु के बाद एके शासक नहीं बना था। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जेके की मृत्यु के बाद एके शासक नहीं बना था, जबकि जेके का बेटा ही शासक बना था। जेके का बेटा ही शासक बना था, इसका नाम था इब्राहिम रुकनुद्दीन। इब्राहिम रुकनुद्दीन ये शासक था। लेकिन जब ये दिल्ली पहुंचता है, सॉरी, ये 1296 ईस्वी में बना था, जब जेके की हत्या हो गई थी। यानी जेके की हत्या तो इलाहाबाद में हो गई थी, और यहीं इलाहाबाद से ही पता लग गया था, दिल्ली तक सूचना पहुंच गई थी कि जेके की मृत्यु हो चुकी है। और वहां दिल्ली के सरदारों ने शासक किसे बना दिया था? इब्राहिम रुकनुद्दीन को बना दिया था। लेकिन जब ये एके दिल्ली पहुंचता है इस जेके के कटे हुए सर को लेकर, तब इस एके ने इस इब्राहिम रुकनुद्दीन की भी हत्या कर दी, और अब खुद कहां का राजा बन गया? एके दिल्ली का शासक बन गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। हमारी अगली वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।